टेक ओवर। नमस्ते। नमस्कार। और उस्तादिनों पुरखिनों को बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत नमस्कार। इतने विद्वत पैनल, इतनी विदुषियों के बीच में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब सविता मैम ने, मैं तो कई वर्षों से पीछे पड़ी थी कि आपका एक कविता संग्रह तो वाणी से आना चाहिए, और 50 कविता संचयन के बाद में एक बड़ी किताब की दरकार है। तो उन्होंने जब ये संकलन तैयार किया तो जब कॉल आया तो मैं ड्राइव ही कर रही थी और फिर मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मैं ज़रा हाथ हिला के बड़ा बातचीत करना चाहती थी। आई हैड टू लीव द स्टीयरिंग। बात ये है कि सविता जी को मैंने कब जाना। सविता जी को मैंने तब जाना जब मैं खुद फेमिनिस्ट थ्योरी से दो हाथ धीरे धीरे कर रही थी। यूनिवर्सिटी में पहुंची ही थी और फेमिनिज्म में वेव्स हुआ करती हैं। जो मेरे पिताजी कॉलेज छोड़ते हुए कभी कभी मुझे गाड़ी में पूछते थे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं उन्हें बताती थी आपको पता है फेमिनिज्म में भी जनरेशन्स होती हैं, वेव्स होती हैं, उसमें भी बहुत विचारों की तराशी गई, इतिहास है उसका। तो वो बोलते थे अच्छा तो फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, सेकंड वेव में। तो उनको जब वोटिंग राइट्स के बारे में कितनी लड़ाई हुई और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स में क्या लड़ाई हो रही है और ये सब बताती थी, तो वो बड़ा खुश भी होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे। तो वहाँ उन सभी बातों के बीच में ये संदर्भ ज़रूर निकलता था कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकले हैं, ये बड़ा अनसेड सीक्रेट है कि इग्नू के नोट्स बड़े ज़रूरी होते हैं पढ़ने, नंबर अच्छे चाहिए तो जब हम इग्नू के नोट्स लाते थे इधर उधर से फोटोकॉपी शॉप से लेके, तो उसमें सविता मैम के भी नोट्स होते थे और मैंने सविता मैम को उन इग्नू के नोट्स से जाना। तो जब ऐसा ही डिस्कवरी हुई कुमकुम संगारी जी की, कि जब उनकी द स्पिरिचुअल इकोनॉमी ऑफ मीरा, उनका जो ऐसे है वो क्लास में पढ़ाया जा रहा था, आलोक राय सर पढ़ा रहे थे उसे। और जब मैं घर में आके उसके बारे में बड़ी डाइनिंग टेबल पे बड़ी बड़ी बातें करी थी, तो पिताजी बोले हाँ इसका हिंदी अनुवाद प्रेस में चला गया है। तो ऐसे ही जब मैं सविता मैम के नोट्स के बारे में बता रही थी, आपको पता है कि अरे पंकज सर के साथ मैं मिली थी, आपको पता है इन्होंने क्या लिखा है, तो बोलते हाँ उनकी 50 कविताएँ छपने गई हैं, हमने पढ़ी हैं। तो वहाँ से मुझे तो ये अंदाज़ा लगा कि वाणी की फेमिनिस्ट लिस्ट को समृद्ध करना कितना ज़रूरी था और उसमें सविता जी का कंट्रीब्यूशन कितना आवश्यक है, ये मुझे वहाँ से पता चला। वासना एक नदी का नाम है। जब किताब पर जब पहले वर्ड फाइल ईमेल में मुझे मिली, तो मैं ये सोचने लगी कि वासना शब्द क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी तक आते आते वासना के अर्थ बहुत बदल गए और एकदम से ऐसे लगा कि सविता जी वासना क्यों, कुछ समझी नहीं। लेकिन फिर जैसा कि अभी सुधा मैम ने कहा, तो मैंने ये बात छेड़ी। उस समय गोपेश्वर सर बाय चांस ऑफिस में थे और मेरी उनसे बात हो रही थी कि वासना शब्द क्या है, एटिमोलॉजिकल इतिहास क्या है। तो उन्होंने महादेवी जी का संदर्भ देकर मुझे ये बात समझाई कि वासना को हिंदी साहित्य के इतिहास में इस दर्पण में देखा जाता है, शिल्प और बिंदु के बीच का ये फासला वासना पूरा करती है। अच्छा ठीक। लेकिन उसके बाद जब कविताएं एक एक पढ़ने लगी, अभी तो सेटिंग में नहीं गई थी किताब, तब ये ऐसा लगा कि ये किताब जैसे 21वीं सदी के फेमिनिस्ट मूवमेंट में जो करवटें ली जा रही हैं, उसका हिंदी में काव्यात्मक पहला मैनिफेस्टो है। क्योंकि यहाँ जेंडर डिस्कोर्स से ऊपर उठकर कुछ अलग थोड़ी सी बातें की जा रही हैं, जिनके जो लहरों की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप चूक जाएंगे उसे पकड़ने से तो वो अगली लहर के रूप में कुछ और लेकर आ जाएगी। जैसे
स्त्री के प्रेम का रहस्य कविता है। उसका आप पहला पैराग्राफ सुनिए। वह कहता है वह कुछ नहीं जानता, उसे किसी पक्षी ने आकर बताया है। नदी के पास जाओ, पानी में पांव डुबाओ, प्रेम करो किसी स्त्री से, उसका रहस्य जानो। तुम जानना चाहते हो यदि कायनात को, उसके तप को, उसके ताप को। अब ये बहुत ये जब ये वाली कविता सामने आई तो काव्य शिल्प, वाक्य विन्यास के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सब टूट जाते हैं। हमारे ये बात अभी एक और कवि की कविता संग्रह जब हम लोग एडिट कर रहे थे तो हमारे संपादकीय विभाग आया कि इसके बाद में पूर्ण विराम नहीं है, इस पैराग्राफ में पूर्ण विराम खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरा नहीं हो रहा है। वो लगाएं और मैं फिर डिलीट कर दूं जब कॉपी मेरे पास आए, तो वो बोले नहीं पूर्ण विराम। ये पूरा संवाद खत्म ही नहीं हो रहा है, तो पूर्ण विराम आएगा क्यों? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा, पूर्ण विराम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब संवाद प्रकृति का, स्त्री का, पुरुष का शुरू हो गया है तो वो पूर्ण विराम से खत्म होने वाली बात नहीं है। व्याकरण के साँचे से अलग नदी के लचीले पल और उसकी जिद का दस्तावेजीकरण है ये किताब। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर आपको याद हो तो 2009 में नोबेल लॉरिएट हर्टा म्यूलर की एक पद्धति है लिखने की, जिसमें व्याकरण की अहम और व्याकरण के वर्चस्वधारी स्वरूप के खिलाफ उनकी मुहिम ये है कि वो अक्षरों को अलग अलग जगह से काटती हैं और उनको पन्नों पर चिपकाती हैं वाक्य बनाने के लिए। तो किसी भी एक फॉन्ट का वाक्य आपको नहीं मिलेगा, वो उनका आर्ट फॉर्म है, आर्ट एक्सप्रेशन है। हर्टा म्यूलर की किताब हमने 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनकी, और जब उनकी पुस्तकों का अनुवाद चल रहा था जर्मन भाषा से हिंदी में, तो अनुवादकों के लिए वो सच में एक बहुत दुस्वप्न जैसा अनुभव था, क्योंकि भाषा, उनकी जर्मन भाषा में उनको किसी भी व्याकरण की परिणति, किसी भी व्याकरण के रूल को उनकी भाषा को उसमें नहीं समझा जा सकता। हम सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई रूल लगा के समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ जब मैं एक और कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ और उससे शायद मेरी बात आप तक ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएगी। एक स्त्री, मरती हैं सभ्यताएं, भाषा भी मर जाती है, अलबत्ता इतिहास भी अपने अवशेष छोड़कर। स्त्री नहीं मरती, ना जीवन की वासना, वह उठाती है हर बार खरबात, पत्थर कंकर चुनती है वह, शुरू करती है फिर एक काम, चिरकाल से जो वह करती रही है, करती हुई अब तक नहीं थकी। रचने लगती है जीवन, विचार करने लगती है, कैसा हो इस बार का यह उपक्रम, कैसा, किन जीवों के लिए कितनी करुणा होगी यथोचित। यह हर बार की तरह इस बार भी वह सफल होना चाहती है। एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसमें स्त्री की जगह पुरुष डिलीट करके देखें, और सुनिए। मरती है सभ्यताएं, भाषा भी मर जाती हैं, अलबत्ता इतिहास भी अपने अवशेष छोड़कर। पुरुष नहीं मरता, ना जीवन की वासना, वह उठाता है हर बार खरपात, पत्थर कंकड़ चुनता है वह, शुरू करता है फिर एक काम, चिरकाल से जो वह करता रहा है, करता हुआ अब तक नहीं थका। रचने लगता है जीवन, विचार करने लगता है, कैसा हो इस बार का यह उपक्रम, कैसा, किन जीवों के लिए कितनी करुणा होगी यथोचित। हर बार की तरह इस बार भी वह सफल होना चाहता है। जेंडर बदलते ही पूरी कविता युद्ध का उद्घोष बन गई। और जब मैंने ये पढ़ा कि ये और जहाँ आपने स्त्री डाला, स्त्री को आप साथ में ले आए इस पूरी रचना प्रक्रिया में, यह कविता प्रकृति बन गई। तो ऐसा क्यों है कि प्रकृति स्त्री है, पुरुष नहीं है? और ऐसा क्यों है कि अब प्रकृति की समझ स्त्री पुरुष के बाइनरीज से ऊपर उठकर कुछ
अलैंगिकता की ओर जा रही है, जैसे सुप्रीता मैम ने और रोहिणी मैम ने इस बात को रेखांकित किया कि यूनिवर्सल सिस्टरहुड और फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं, जिसमें ऊपर जूलिया क्रिस्टेवा ने काफ़ी काम किया और भारत में मीरा कुमार जी ने भी इसके ऊपर बहुत बात की, और अब गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक जी को इतना बड़ा पुरस्कार 3 दिन पहले मिला और उनकी भी पूरी अवधारणा इसी ओर बढ़ती है। तो हम ये जानते हैं कि स्त्री स्वप्न दरअसल स्त्री अस्मिता और अहम का प्रश्न नहीं है। स्त्री स्वप्न एक ऐसे भविष्य का स्वप्न है जहाँ एकाग्रता है। मैं फिर भी कहूँगी कि इक्वालिटी बड़ा अनइक्वल शब्द है। इक्वालिटी की अवधारणा इतनी कंफ्यूजिंग है और इतनी वर्चस्ववादी है कि कौन किसके इक्वल होगा, इसी के युद्ध में पूरी सदियां बीत गई, इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए। लेकिन समग्रता में एकाग्रता है, समग्रता में हम आप सब एक हो जाते हैं। जैसे कि सुकृता जी की परगोड़ा पोएम्स हैं, जिसे वाणी द्वारा प्रकाशित एक ड्रीम कैचर संकलन में आई थी वो, तो उसमें हम देखते हैं कि शून्य की अवधारणा बहुत बड़ी है। शून्य निहिलिज्म नहीं है, शून्य खुद को खत्म करना नहीं है, शून्य अपने आप खुद अपने पूर्णता को समझना है। तो उस शून्य की ओर बढ़ता हुआ ये फेमिनिज्म सविता जी का स्वागत योग्य है। और ऐसा लगता है कि हर कविता एक यात्रा शुरू करती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं है, वो बंजारे की तरह घूमती है। जैसे नदी बंजारा होती है, नदी का एक तट इधर एक तट उधर, कहीं भी जाएगी, कहीं आप रोकने की कोशिश कीजिए तो फिर क्या बवाल मचाएगी। तो वो बंजारापन जो हमें अपने जीवन में बहुत जिसकी तड़प है, हम सबको है, लेकिन फिर भी एक समाज को एक स्थायी भाव देने के लिए उस बंजारेपन को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रकृति में जाके देखें तो इस बंजारेपन को जितना नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उस कगार पे आ गए हैं कि प्रकृति ने भी इस नियंत्रण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। तमाम प्रकार के पैंडेमिक्स, तमाम प्रकार के अर्थक्वेक्स, तमाम प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शंस, पोल्यूशन से हम जूझ रहे हैं। दिल्ली में तो हाल ये है कि ऑक्सीजन मास्क अब बहुत जल्दी एक दूध और पानी की बोतलों की तरह ऑक्सीजन मास्क हम लेके घूमेंगे। तो इस नियंत्रण के खिलाफ, इस नियंत्रण की प्रवृत्ति के खिलाफ ये कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह की आत्मा ये है, मुझे लगता है कि सिर्फ फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के आसपास अगर हम इस कविता संग्रह को रख देंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके साथ अन्याय करेंगे। हर प्रकार के नियंत्रण, हर प्रकार के प्राणी के ऊपर किया गया अविश्वसनीय धोखा के उस गीली काई के खिलाफ ये कविता संग्रह है, क्योंकि जहाँ पानी रुकता है काई वहीं आती है, और नदी जहाँ चलती रहेगी वहाँ कोई सड़ांग नहीं होगी। कवर के ऊपर बस 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि जब ये चित्र, हमने कुछ सजेशंस मैम को भेजे थे तो उनको वो पसंद नहीं आए। मेरी टीम नदी के आसपास खेल रही थी आइडियाज़ में, वासना के आसपास खेल रही थी, नाम के आसपास खेल रही थी, उनको मैम को पसंद नहीं आए। शायद 6-7 कवर्स पे हमारी बातचीत हुई। She's an artist's mother, so I can very well imagine it was very difficult to please her. But then when she sent this picture, तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत बुक शेल्फ पे डल हो जाएगी है, क्योंकि हम आज देखते हैं बुक स्टोर्स में बहुत लाउड कवर्स हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास 3.5 से 4 सेकंड है किताब बेचने के लिए। ये हमारी सच्चाई है जीवन की, और उन 3.5 से 4 सेकंड में अगर हमने आपकी आंखों के केंद्र में अपनी जगह नहीं बनाई तो हम किताब नहीं बेच पाएंगे। लेकिन जब ये कवर आया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये दब जाएगा, लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी हम because she is the author and I respect her too much, I said okay fine, done, you say it, we do it.
लेकिन आज जब 1-1.5 साल बाद किताब, हम पुस्तक मेले 2023 में ये किताब आई थी, आज जब हम लगभग 2 साल बाद इस किताब को फिर से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये चयन बिल्कुल सही था। साड़ी से भी मैच कर रहा है कलर। और इस क्योंकि जिस शांति की ज़रूरत एक कोलाहल से भरे दिन के बाद हम सबको है, वो इस कवर पे है। और अगर इसके पन्नों को आप खोल देंगे तो और भी ज़्यादा नींद भी अच्छी आ जाएगी। so thank you so much. It's an honor to publish you always, ma'am. And thank you so much, Rohini ji, Sudha ma'am, Sukrita ma'am.